गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7 में विषय सामाजिक विज्ञान में पाठ 7 भारत में स्थान, सीमा, विस्तार और भूपृष्ठ का भाग 2 पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके बच्चों। तो बच्चों, जैसा कि हमने भाग 1 में भूपृष्ठ के विभाजित 5 भागों के नाम पढ़े थे, जिनमें से उनमें से पहला भाग हमने पढ़ा था और समझा था, जो था उत्तर प्रदेश के पर्वतीय प्रदेश। अब हमारा दूसरा भाग है, जो दूसरा पॉइंट है उत्तर का मैदानी प्रदेश। ओके बच्चों, जो कि उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के दक्षिण में आए हुए प्रदेश की रचना हिमालय में से निकलने वाली बड़ी नदियों और उनमें मिलने वाली नदियों के काप मिट्टी से हुई है। बच्चों, उत्तर का जो मैदानी प्रदेश है उसका निर्माण नदियों के किनारे की काप की मिट्टी के द्वारा हुआ है। यह मैदानों का प्रदेश उत्तर भारत के अधिकतर विस्तारों में फैला हुआ है, इसलिए वह उत्तर का मैदानी प्रदेश कहलाता है। बच्चों, नदियों की काप की मिट्टी के द्वारा निर्मित हुआ मैदान उत्तर प्रदेश में अधिकतर विस्तारों में फैला हुआ है, इसलिए इस भाग को उत्तर का मैदानी प्रदेश कहते हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर हमें चिन्ह दे दिया गया है कि जहाँ पर भी चॉकलेटी कलर से का निशान है वो कैसा स्थान है? उत्तर का मैदानी प्रदेश। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये कैसे हैं? काप की मिट्टी से निर्मित मैदानी प्रदेश हैं। ओके बच्चों, इस मैदान प्रदेश की गिनती दुनिया में नदियों द्वारा बनाए गए बड़े मैदानों में होती है। नदियों का समतलीय मैदानी प्रदेश भारत का सबसे समृद्ध और घनी जनसंख्या वाला प्रदेश कहलाता है। ओके बच्चों, आपको यह चित्र दिखाई दे रहा होगा, ये भारत की नदियों का मानचित्र है। जैसा कि बच्चों हमने दिशा निर्धारित किया था कि यह भाग पूर्व भारत कहलाता है, यह भाग पश्चिम भारत कहलाता है, यह भाग उत्तर भारत कहलाता है और यह भाग दक्षिण भारत कहलाता है। ठीक इसी प्रकार इस क्षेत्र में आने वाली सभी नदियों को हम पूर्व की नदियाँ कहते हैं। इस भाग में आने वाली सभी नदियों को हम उत्तर की नदियाँ कहते हैं, इस भाग में आने वाली सभी नदियों को हम पश्चिम की नदियाँ, और इस भाग में आने वाली सभी नदियों को हम दक्षिण भारत की नदियाँ कहते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि उत्तर भारत की नदियाँ कौन कौन सी हैं? गोमती, गंगा, यमुना, शारदा आदि। उसी प्रकार पूर्व भारत की ब्रह्मपुत्र, कोसी, गंगा आदि, और पश्चिम भारत की साबरमती, सुनी, गोमती, नर्मदा, तापी आदि नदियाँ पश्चिम भारत की नदियाँ हैं। और तुंगभद्रा, गोदावरी, चेनगंगा, वदाई, कृष्णा, नागार्जुन आदि नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ कहलाती हैं। ओके बच्चों, तो यह चित्र भारत की नदियों को दर्शाता है। अब हम बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की, जो है मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश। बच्चों, सर्वप्रथम मैं आपको ये बता दूं कि पठारी प्रदेश कहते किसको हैं। तो बच्चों, समतल जमीन से उठकर ऊंचाई पर आने वाले प्रदेशों को, जिसकी ज़मीन समतल होती है, उस ऊंचाई वाले स्थान को हम पठारी प्रदेश कहते हैं। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि यहाँ नीचे संकेत में दर्शा दिया गया है कि गुलाबी रंग में जितने भी भाग हैं वह कैसे हैं? पठारी प्रदेश है। तो आपको बच्चों दिखाई दे रहा होगा कि नक्शे में जहाँ जहाँ गुलाबी भाग है वो कैसा प्रदेश है? पठारी प्रदेश है। ओके बच्चों, तो चलो हम अब आगे पॉइंट को समझते हैं।
नदियों के समतलीय मैदानों के प्रदेश के दक्षिण के मध्य और दक्षिण भारत का पठारी प्रदेश आया हुआ है। यह प्रदेश उल्टे त्रिभुजाकार में फैला हुआ है। बच्चों, अगर इस पठारी प्रदेश के नक्शे को हम उल्टा करके देखें तो यह त्रिभुजाकार का दिखाई देता है, इसलिए उसको उल्टे त्रिभुजाकार कहते हैं। भारत का यह भूमि भाग सकरा और दोनों तरफ विशाल जल राशि वाला है, अर्थात कि यह भाग बीच में सकरा और दोनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए यह पठारी प्रदेश द्वीपकल्प कहलाता है। अर्थात बच्चों, जिस तरह द्वीप चारों तरफ पानी और बीच में जमीन हो उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यह पठारी प्रदेश भी है, इसलिए इसे हम द्वीपकल्प कहते हैं। यह प्रदेश बहुत पुराना और सख्त चट्टानों का बना हुआ है। इस पठारी प्रदेश के बीच नर्मदा और सोन नदी की घाटी आई हुई है। इससे उसके दो भाग पड़ते हैं, उत्तर भाग का मालवा का उच्च प्रदेश और दक्षिण भाग का दक्कन का उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इस पठारी प्रदेश की जमीन मैदानी प्रदेश जितनी उपजाऊ नहीं है, फिर भी काली है। अंततः अधिकतर क्षेत्रों में कृषि अच्छी होती है। बच्चों, पठारी प्रदेश समतल जमीन जैसी उपजाऊ अधिक नहीं होती है, परंतु पठारी प्रदेश काली जमीन होती है, जिससे यहाँ पर खेती अच्छी होती है। यह पठारी प्रदेश भारत का खनिज भंडार कहलाता है। ओके बच्चों, खनिज भंडार अर्थात कि यहाँ से इन पठारी प्रदेशों से हमें कोयला, पेट्रोल, खनिज, लोहा इत्यादि प्राप्त होते हैं, इसलिए इस पठारी प्रदेश को हम खनिज का भंडार कहते हैं। अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर खनिज क्या होता है? तो बच्चों, खनिज अर्थात जो चीज़ वस्तुएं जमीन से खुदाई करके निकाली जाती हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं। ओके बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा पॉइंट है समुद्र तटीय सक्रिय मैदान, अर्थात कि समुद्र के किनारे आए हुए सक्रिय मैदान। ओके बच्चों, तो भारत के तीनों ओर समुद्र तट आया हुआ है। बच्चों, हमारा भारत 3 समुद्रों के बीच में घिरा हुआ है। पहला बंगाल की खाड़ी, दूसरा हिंद महासागर और तीसरा अरब सागर। यह समुद्र तट लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है, अर्थात भारत का समुद्री किनारा कितना लंबा है बच्चों? 7,517 किलोमीटर लंबा है। समुद्र तट पर सक्रिय मैदान आए हुए हैं। इन मैदानों के एक ओर समुद्र है तो दूसरी ओर दक्षिण का उच्च पठारी प्रदेश आया हुआ है। ओके बच्चों, भारत के पूर्व तट पर आया हुआ मैदान पूर्व तटीय मैदान के रूप में जाना जाता है। ओके बच्चों, समुद्र तटीय मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है, क्योंकि बच्चों समुद्र तट के पास मछलियों का उद्योग अधिकतर सरलतापूर्वक हो जाता है, क्योंकि समुद्र के तट पर मत्स्य को अधिक से अधिक मछलियाँ प्राप्त होती हैं, जिससे वहाँ पर मछली का उद्योग अच्छी और सरल तरीके से होता है। इन मैदानों में समुद्र तट पर चेन्नई, पांडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर आए हुए हैं, जो भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह भी हैं। बच्चों, अब आपके मन में प्रश्न होगा, सर ये बंदरगाह क्या होता है? तो बच्चों, जहाँ पर विदेश के बड़े बड़े जहाज समुद्रीय रास्तों से भारत आते हैं, उन स्थानों को हम बंदरगाह कहते हैं। भारत के पश्चिम तट पर आया हुआ मैदान पश्चिम तटीय मैदान कहलाता है, क्योंकि वह कौन सी दिशा में है? पश्चिम की दिशा में है, इसलिए वह कैसा मैदान कहलाता है? पश्चिम तटीय मैदान। यह मैदान पूर्व तटीय मैदान से सकरा है, अर्थात पतला है। इस मैदान में कुछ भाग काली मिट्टी का और कुछ भाग कांप की उपजाऊ मिट्टी का बना हुआ है, इसलिए यह मैदान बहुत ही उपजाऊ है।
पश्चिम तटीय मैदान परिवहन और मत्स्य उद्योग के लिए प्रख्यात है। इस मैदान में कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर आए हुए बड़े बंदरगाह और प्रख्यात मुख्य शहर हैं। ओके बच्चों, तो इस टॉपिक से हमें ये समझ में आता है कि पूर्व में चेन्नई, पांडुचेरी, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम जैसे बड़े शहर हैं और यह एक प्रसिद्ध बंदरगाह भी है जहां पर विदेशों से माल सामान आयात और निर्यात किया जाता है। और पश्चिम तटीय पर कंडला, मुंबई, मैंगलोर, कालीकट और तिरुवनंतपुरम आदि समुद्र तट पर बड़े शहर और बड़े बंदरगाह आए हुए हैं जहां पर माल लाया और भेजा जाता है। ओके बच्चों, अब हम बात करते हैं अपने 5वें टॉपिक की, जो है द्वीप या टापू। चारों ओर पानी से घिरा हुआ जमीन का भाग टापू या द्वीप कहलाता है। भारत के पश्चिम की ओर अरब सागर में लक्षद्वीप, मिनिकॉय के टापू आए हुए हैं और प्रशासनिक केंद्र केवरित हैं। भारत के पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार के टापू आए हुए हैं जिनका प्रशासनिक केंद्र तो अब हम बात करते हैं रेगिस्तान की। अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम में आए हुए राजस्थान का पश्चिमी भाग रेगिस्तान है। उसकी जमीन रेतीली है। रेगिस्तान की जलवायु सूखी और विषम है, अर्थात वहाँ पर पानी की मात्रा अत्यधिक कम है। ज़्यादातर यहाँ वर्षा भी बहुत कम होती है। 20 सेमी से भी कम प्रतिशत में यहाँ पर बरसात होती है। अंततः इस प्रदेश का अधिक हिस्सा सूखा और वीरान है, कारण कि रेतीली ज़मीन होने के कारण यहाँ पर जंगल नहीं उगते और जिससे जंगल ना होने की वजह से यहाँ पर बरसात की मात्रा बहुत ही कम होती है, जिससे रेगिस्तान का अधिक से अधिक हिस्सा सूखा और वीराना है। पानी की तकलीफ, जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं के निरंतर कमी के कारण इस प्रदेश की जनसंख्या बहुत ही कम है, अर्थात जो व्यक्ति यहाँ पर रहते थे वह पानी की तकलीफ और जीवन उपयोगी चीज वस्तुओं की कमी के कारण इस क्षेत्र को छोड़कर अन्य जगह बस गए, जिससे यहाँ की जनसंख्या कम हो गई। यहाँ खजूर के पेड़ और ऊँटों का कारवां देखने को मिलता है। बच्चों, एक बात और बता दूँ, ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँट रेगिस्तान की रेतीली ज़मीन पर सरलता से चल और दौड़ सकते हैं, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो बच्चों, राजस्थान के उत्तर में रेगिस्तान के समतल सतलज नदी में से इंदिरा गांधी नहर सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तरी हिस्सा हरा भरा है। बच्चों, राजस्थान के उत्तर भाग के रेगिस्तान में सतलज नदी पर जो इंदिरा गांधी नहर द्वारा बनाया गया है, उसमें से नहर द्वारा सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने के कारण रेगिस्तान का उत्तर का हिस्सा हरा भरा होता है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी नहर के द्वारा प्राप्त किया जाता है और वहाँ कृषि का विकास भी काफ़ी प्रमाण में हुआ है। कच्छ का रेगिस्तान राजस्थान के रेगिस्तान से भिन्न है। बच्चों, हमारे गुजरात में भी एक सुनहरा रेगिस्तान आया हुआ है जिसे हम कच्छ का रेगिस्तान कहते हैं। गुजरात में आया हुआ कच्छ का रेगिस्तान एक विशाल क्षारीय प्रदेश है। यहाँ रेगिस्तान बड़े रेगिस्तान और छोटे रेगिस्तान ऐसे दो भागों में बटा हुआ है। यहाँ पर पृथ्वी ने मानो श्वेत चादर ओढ़ ली हो ऐसा संपूर्ण क्षेत्र दिखाई देता है। विश्व में इस प्रकार का रेगिस्तान सिर्फ कच्छ में ही है। बच्चों, कच्छ का रेगिस्तान एक सफ़ेद क्षारीय रेगिस्तान है
जैसा कि अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे कि कच्छ का रेगिस्तान ने श्वेत चादर अर्थात सफ़ेद रंग का चादर ओढ़ लिया हो। बच्चों, आपने सरलतः आपने रेगिस्तान देखा होगा तो वहाँ पर मिट्टी अर्थात चिकनी कलर की मट्टियाँ आपको दिखाई देती हैं, परंतु कच्छ का जो रेगिस्तान है वहाँ पर आपको मिट्टी कैसी दिखाई देगी? एकदम सफ़ेद। और बच्चों, पूरे विश्व में ऐसा ये एकमात्र रेगिस्तान है जो हमारे भारत के गुजरात राज्य के कच्छ में आया हुआ है। तो बच्चों, यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। ओके बच्चों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।